देखो नेक्स्ट पार्ट है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज EMF ऑफ सेल. So basically we will talk about cell EMF and internal resistance. So देखो एक ध्यान में रखो, क्या हमारा सर्किट ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप होता है? ठीक है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस. सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अगर सर्कुलेट करना है I, तो जो एनर्जी खर्चा होती है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, और हम कहते हैं V इक्वल टू I इंटू आर. पर जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मतलब जो डिवाइस है, ट्यूबलाइट होगी, फैन होगा, जो कुछ भी होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. पर ये सोर्स का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, क्योंकि हमारे करंट को इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाकर यहाँ पर निगेटिव टू पॉजिटिव भी आना है. तो ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस रहता है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसलिए हम कहते हैं एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज EMF. इसको ही आप EMF इक्वल टू I इंटू आर विल बी V प्लस I इंटू छोटा r ऐसा लिख सकते हो. क्या सही है क्या? यस सर. यस पक्का? सर. और यहाँ से आप छोटे r की वैल्यू भी निकाल सकते हो. छोटे r की वैल्यू क्या आ जाएगी? R इक्वल टू EMF माइनस V अपॉन I. ठीक है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. अब हमारे सेल के दो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सर सीरीज कॉम्बिनेशन. और सेल्स को आप इस प्रकार से भी तो कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, so this is series combination of cell. This is parallel combination of cell. सर ऐसे सेल जोड़ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या इनका इक्विवेलेंट भी हम बता पाएंगे कि इनका इक्विवेलेंट कितना होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल भी बता सकते हैं. तो देखो, अगर इस प्रकार से सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो EMF रहेगा टोटल. इसका अगर E1 है, इसका अगर E2 है, अभी दो के बारे में ही बात करते हैं. तो E1 प्लस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में होने के कारण R1 प्लस R2. तो जैसे रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में बिहेव करते हैं, वैसे ही ये सेल्स भी सीरीज कॉम्बिनेशन में बिहेव करते हैं. सर कभी किसी ने गड़बड़ कर ली तो क्या गड़बड़ हुई बोलो? बोलो क्या गड़बड़ हो गई? सर सेल को उल्टा कनेक्ट कर दिया तो अब नेट EMF आएगा
E1 माइनस E2, बट इंटरनल रेजिस्टेंस उतना के उतना ही आने वाला है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? सो ईएमएफ उतना ही आता है, ठीक है। और फिर चेंज क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। जस्ट एक मिनट। सो देखो, ये ईएमएफ आ जाएगा E इक्वल टू, या नेट ईएमएफ इक्वल टू E, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा R/N, अगर ये इक्वल कैपेसिटी के है तो, ठीक है। और टोटल करंट हो जाएगा फिर I इक्वल टू टोटल ईएमएफ E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विल बी एक्सटर्नल सर्किट का R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का R/N, ठीक है। इस प्रकार से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो सकता है। चलो अब यहां से आगे जाते हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जाते हैं, विच इज अवर किरचॉफ्स लॉ। इसमें दो लॉज दिए हैं। एक है पहला किरचॉफ का करंट लॉ, इसको क्या कहते हो आप? केसीएल। या दूसरा है वोल्टेज, Voltage law. जिसको आप कहते हो केवीएल। KCL is basically related to conservation of charges. तो देखो, मुझे एक चीज सिर्फ बता दो, जब करंट फ्लो होता है, सो ये कोई कंडक्टर है, यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्विच ऑन करने के पहले कंडक्टर का चार्ज क्या रहता है? न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव? बोलो। सर्किट ऑन करने से पहले अगर आप वायर को हाथ लगाते हो तो आपको करंट लगता है क्या? No, sir. No, sir. इसका चार्ज पॉजिटिव रहता है या निगेटिव रहता है? कैसे रहता है चार्ज? बोलो। बोलो बोलो, कैसे रहेगा चार्ज? Neutral. न्यूट्रल रहता है। बंद करने के बाद सर तभी भी चार्ज न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब करंट फ्लो हो रहा है तब एक आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री मारेगा, तो उस वक्त एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। सो क्या चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है क्या? सर नहीं होगा।
चार्जेस का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। एक चार्ज आ रहा है तो एक चार्ज जाएगा। अगर ऐसा है तो देखो क्या होने वाला है। ऐसे अगर हमारी कोई वायर से तो यहाँ पर चार्जेस कहाँ कहाँ से आ रहे होंगे। सर I1 से पॉजिटिव चार्ज आएगा, I4 से पॉजिटिव आएगा। यहाँ से चार्जेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, I2 के तरफ जा रहा है तो I3 के तरफ जा रहा है। तो ये लॉ कहता है एट अ जंक्शन या एट अ नोड, ये नोड हो गई, यहाँ पर अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स इज जीरो। अल्जेब्रिक सम मतलब आने वाले करंट को अगर पॉजिटिव कहा तो जाने वाले को निगेटिव कहना पड़ेगा, एंड उनकी सम जीरो आएगी। इसका मतलब आने वाले करंट विल बी इक्वल टू जाने वाले करंट। क्या सही है क्या। Yes, sir. एकदम बढ़िया, सिंपल लॉ है। ठीक है। अब दूसरा केवीएल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है ये कहता है in a loop algebraic sum of potential difference and change in potential difference around any closed loop involving resistor and cell is zero। इसका मतलब देखो क्या है, मैं इधर डायग्राम निकालता हूँ। रेजिस्टेंस है R1, ये R2 है, ये V1 है, ये V2 है, या ये EMF रहेगा। ठीक है। सो देखो, करंट फ्लो होने के लिए एनर्जी कौन देता है। सर सोर्स देता है। ठीक है। करंट फ्लो होने के लिए एनर्जी कौन देता है, सर सोर्स देता है। ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो ये एनर्जी जाती कहाँ है। सर ये एनर्जी जाएगी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। सो सोर्स ने एनर्जी दी, वो रेजिस्टर के पास खर्चा हो गई। ठीक है। सो अगर मैं जिस पॉइंट से निकला हूं उस पॉइंट पर अगर वापस आ रहा हूं तो मिलने वाली एनर्जी और खर्चा होने वाली एनर्जी, इनकी सम कितनी होनी चाहिए, जीरो। क्योंकि जितनी खर्चा हुई वो इसीलिए खर्चा हो पाई क्योंकि किसी ना किसी सोर्स ने हमें एनर्जी दी है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कहना है हमारा इन अ लूप algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells is zero। आने वाली एनर्जी और खर्चा होने वाली एनर्जी ये सेम रहने वाली है। इज इट क्लियर।
यस Yes, sir. अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ के साइन कन्वेंशन ध्यान में रखने हैं। क्या कन्वेंशन है? पोटेंशियल गेन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा एंड पोटेंशियल ड्रॉप ये हमेशा निगेटिव रहेगा। सर इसको कैसे याद रखना है? तो देखो, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। इसका मतलब इसका 10 रहेगा और इसका 30 रहेगा, तभी जाकर इनका डिफरेंस 20 आएगा। तो अगर मैं 10 से 30 के तरफ जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ा या कम हुआ? 10 से 30 के तरफ जा रहा हूँ, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली ये मेरा रेजिस्टर है, ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर या लोअर टू हायर? हायर टू लोअर। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये हमेशा हायर रहेगा, इसका हमेशा लोअर रहेगा। एंड इफ वी आर मूविंग, एक सेकंड, if we are moving from lower potential to higher potential, पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? रेड एरो डायरेक्शन दे रहे, वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल गेन है, पोटेंशियल गेन इज पॉजिटिव। मतलब इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो पार्ट रहेगा, if we are moving from positive terminal to negative terminal, potential drop हो रहा है। या if we are moving in the direction of current, अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। दिस बोथ केसेस आर निगेटिव। क्या सही है क्या? ये दोनों केसेस निगेटिव रहेगी। पोटेंशियल ड्रॉप इज निगेटिव, पोटेंशियल गेन इज पॉजिटिव। इसका मतलब अगर सेल में हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाते हैं तो जो कुछ भी उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पॉजिटिव कंसीडर करो। अगर हम किसी रेजिस्टर के अक्रॉस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, इसे पॉजिटिव कंसीडर करो। अगर हम किसी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ जा रहे हैं, मींस वी आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कंसीडर इट निगेटिव। अगर हम किसी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कंसीडर इट एज निगेटिव। क्या सही है क्या? यस सर। आ जाएगा ध्यान में। ये वोल्टेज लॉ के साइन कन्वेंशन में अपन मार खाते हैं, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। करंट लॉ सिंपल है, आने वाले करंट इक्वल टू जाने वाले करंट, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो वहां से आगे बढ़ते हैं, फिर एक बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है विच इज व्हिटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। क्या कहती है ये? व्हिटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में बात करता है।
देखो ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4, और अगर आप इसके बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो, इसको कनेक्ट कर रहे हो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एंड इफ R1 upon R4 is equal to R2 upon R3, that is balance condition of व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप लिख सकते हो R1 upon R4 इक्वल टू R2 upon R3। ये तभी होगा, पर ये कब होगा, if galvanometer is showing no या null deflection, नो या नल डिफ्लेक्शन जब होगा तो आप कहोगे कि स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, और यहाँ पर आप कहोगे R1 अपॉन R4 इक्वल टू R2 अपॉन R3। क्या सही है? Yes, sir. ये कहाँ से आता है? कुछ भी नहीं, दिस इज जस्ट इन लूप को हम KCL KVL का एप्लीकेशन करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ऐसा डायरेक्टली सवाल नहीं पूछते हैं, हाँ बोर्ड में इसको डिराइव करने के लिए डिराइव द रिलेशन फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा पूछ सकते हैं, बट जनरली एंट्रेंस में इसके अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो बी अवेयर ऑफ इट। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही काम करते हैं मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। क्या होता है मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज एक बढ़िया कंडीशन है जहां पर देखो, आपको एक चीज याद है क्या, अवर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, if rho and A is constant, material and cross sectional area is constant, then can I write resistance is proportional to length? Can I write? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, अगर ऐसा है तो देखो हम क्या करते हैं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज को ही ना थोड़ा सा अलग फॉर्म में निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, एक नोन रहेगा एक अननोन रहेगा, ठीक है। अब ये नीचे वाले जो रेजिस्टेंस है ना, इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में निकालने के जगह एक वायर लगा देते हैं, और यहाँ पर अपना गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। अब देखो, ये अगर इस पॉइंट पर रहेगा तो हमारा लेफ्ट पार्ट का रेजिस्टेंस 0, राइट पार्ट का रेजिस्टेंस R इतना, ठीक है, रो L बाय A, L की वैल्यू 1 मीटर। जब आप इसको इधर शिफ्ट करने लगते हो तो होता क्या है, लेफ्ट वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ता है, राइट वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कम होने लगता है, ठीक है। इफ दिस लेंथ इज x,
दिस लेंथ विल बी 100 माइनस 6। और फिर आप लिख सकते हो कि सर देखो, एक रेजिस्टेंस को ना मैं एस लिख देता हूँ, एस अपॉन आर इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ x अपॉन 100 माइनस 6। क्यों? क्योंकि सर यहाँ का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो बाय ए ऊपर भी रहेगा, रो बाय ए नीचे भी रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। यूनिट का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो सिमिलर क्वांटिटीज है। सो अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा आर एक्स इंटू 100 माइनस 6। So just by measuring a single value and having the information about this R resistance, you can find out the unknown resistance. ये मीटर ब्रिज का एडवांटेज है। क्या सही है क्या? Yes, sir. ऑब्वियसली ये कब लिखोगे आप? एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन मतलब क्या? Galvanometer is showing no deflection. इसको नल पॉइंट कहा जाता है, एन। क्या कहा जाएगा इसको? नल पॉइंट, एन। और फिर ऐसा ही एक डिवाइस है, तो दिस वाज अबाउट मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है। एंड देन देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बड़ा बढ़िया डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर दो काम के लिए यूज करेंगे, कौन से? First, find DMF of cell. Second, to determine internal resistance. ये भी बिल्कुल सिमिलर डिवाइस रहेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ठीक है, ये हर वायर ये 1 मीटर की रहेगी। और फिर इस पॉइंट से अगर आपको किसी सेल का ईएमएफ जोड़ना है तो यहाँ पर सेल जोड़ दोगे, और नल पॉइंट कहाँ पर आता है फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ का पोटेंशियल कुछ कुछ भी हो, ये ए और बी का जो पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, दिस पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू VAB इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या सही है क्या? बोलो। यहाँ से कुछ आर करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ AB अगर R है तो आप कहोगे और करंट I है,
तो आप पोटेंशियल कहोगे I इंटू आर, सही है। अब करंट के लिए कोई दूसरा रास्ता है क्या? नहीं है सर। इसका मतलब दिस पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो दिस पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या सही है? आर का रिलेशन है ना हमारा, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। सो बेसिकली फिर आप इस केस में, पूरे केस में क्या करते हो, यू फाइंड आउट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ V by L। और देखो, इफ V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो V by L की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। V बढ़ता है तो L बढ़ेगी, L बढ़ता है तो V बढ़ेगी, L कम तो V कम, सो V by L का रेशो कांस्टेंट रहेगा। क्या सही है? देखो, क्या इतना पार्ट ध्यान में आया क्या, मुझे पहले बता दो। ये कोई तो हमारा सेल कनेक्ट किया है हमने, देखो ये वाला सेल, ये कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है। सो जैसे यहाँ का रेजिस्टेंस है 40 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, ठीक है। इस पूरे वायर का जो 4 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दिस इज 40 ओम, ये 50 वोल्ट और ये 10 वोल्ट है। हमने एडजस्ट कर, 10 ओम है, वेरिएबल रेजिस्टर है ना। सो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर? 50 ओम। सो करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। ए बी के थ्रू पूरे ये ए टू बी करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस है 40 वोल्ट ओम। सो हम यहाँ पर कहेंगे कि ए टू बी, वी ए बी विल बी आई इंटू आर, 1 इंटू 40, दैट इज 40 वोल्ट। तो अब हम पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, 40 वोल्ट अपॉन 4 मीटर, that is 10 volt per meter, that is 10 volt in 100 centimeter, that is 0.1 volt per centimeter। क्या सही है क्या? अब देखो, हाँ अब इंटरेस्टिंग चीज है, ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ गया। अब मैं यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर रहा हूँ, अब देखो ये मुझे पॉइंट मिल गया N, फॉर विच गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर, करंट जीरो है। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर का करंट IG 0 है। मतलब यहां से कोई करंट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि A और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल का EMF है। इसके कारण जो ए का पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये पॉजिटिव टर्मिनल का है, जो N का पोटेंशियल डिफरेंस है वो निगेटिव का है, इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहता, ए का पोटेंशियल ज्यादा और N का पोटेंशियल कुछ तो डिफरेंट, सेम नहीं है, तो डेफिनेटली इस लूप में करंट फ्लो होता। अब क्या हुआ, इन दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड एन के बीच का है। ये दोनों का पोटेंशियल सेम, इसलिए यहाँ से करंट नहीं। ये निगेटिव टर्मिनल एंड एन का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, इसलिए यहाँ से करंट नहीं। अगर ऐसा है
यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगा विच इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपको पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पता है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, इसका ईएमएफ मिल जाएगा। क्या सही है? हाँ सर। अब इसे सॉल्व करने के लिए, अब ये इसे और अच्छे से निकालने के लिए आप और एक अरेंजमेंट करते हो। कौन सी अरेंजमेंट है? सर ये अरेंजमेंट में क्या करते हो आप, यहाँ पर पहले सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हो। सो ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2 और फिर E1 माइनस E2, इस प्रकार की अरेंजमेंट तैयार करते हो। पहले केस में E1 प्लस E2, दूसरे केस में इसको अपोजिट कनेक्ट कर दिया, E1 माइनस E2, और अब दो सेल का ईएमएफ E1 एंड E2 आप कंपेयर करते हो। क्या सही है? दो दो चीजें, दो वेज है, हाँ, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए। पार्ट वन, इसके पहले जैसे हमने किया था, जो सेल का ईएमएफ आपको निकालना है उसको यहाँ पर जोड़ दो, फाइंड आउट द लेंथ फॉर विच यू आर गेटिंग नल पॉइंट, फिर ए एंड एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर क्या करोगे, फिर दूसरा सेल निकाल लगाओगे, उसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करोगे और फिर लिखोगे E1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 अपॉन L2 मेजर किया है, E1 अपॉन A2 आपको आराम से आ जाएगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप इस प्रकार का सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इस प्रकार का अपोजिट कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, और फिर कहोगे E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। कंपोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 ऐसा आ जाएगा। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरी जगह पर हम इस पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट हम यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो अब क्या करोगे आप, देखो पहले केस में ये स्विच आप ऑफ रखोगे। ठीक है, स्विच ऑफ रखा और नल पॉइंट फाइंड आउट किया। ठीक है, दो स्विच रहेंगे एक्चुअली, K1 एंड K2। जस्ट टेक,
यहाँ पर आ जाएगा मेरा K1, K2। सो देखो पहले केस में क्या करेंगे हम, K2 को क्लोज कर देंगे, K1 ओपन है। सो देखो ये A और N के बीच का पोटेंशियल मतलब इस वाले लाइन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर Ig0 मतलब यहाँ पर इस ब्रांच में करंट नहीं है। इस ब्रांच में अगर करंट नहीं है, इस ब्रांच में अगर करंट नहीं है तो आप जो फाइंड आउट कर रहे हो दैट इज ईएमएफ, ठीक है, दैट इज ईएमएफ। फिर आपने क्या किया, फिर आपने K1 को क्लोज कर दिया। अब K1 को क्लोज कर दिया और नल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो। अब आप नल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो मतलब N का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का पोटेंशियल है और A का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल है। बट ऐसे वक्त K1 क्लोज होने के कारण यहाँ के यहाँ करंट फ्लो हो सकता है। सो जब इस सर्किट में करंट फ्लो होता है तब की जो वैल्यू है दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस V। जब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता है, जब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता है तब जो वैल्यू होती है दैट इज ऑफ ईएमएफ। और अगर ऐसा है तो आपको मिल गया ईएमएफ एंड V की वैल्यू, एंड यू ईएमएफ आपको पता है I इंटू कैपिटल R प्लस छोटा r एंड V इज I इंटू R। सो आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो, आप आराम से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो बिकॉज ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और यहाँ का रेजिस्टेंस आप डिसाइड करते हो। क्या सही है? सो मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी में KCL KVL, उसके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके साथ पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, इसके ऊपर के सवाल आते हैं।